आज हम भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों पर एक गहन चर्चा करेंगे। हाँ। समझने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान आखिर है क्या भला, क्यों इतना जरूरी है और हमारे भारतीय संविधान में क्या खास है। बिल्कुल। और हमारा मकसद होगा इन स्रोतों से मतलब वो निचोड़ निकालना कि देश चलता कैसे है, नागरिकों के पास क्या अधिकार हैं और हाँ उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है। ये पूरी शासन प्रणाली, व्यक्तिगत आजादी और जो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है उसकी एक गहरी समझ देगा ये। तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। संविधान होता क्या है? मतलब सिर्फ नियमों की किताब तो नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो नींव है, वो बुनियाद जिस पर पूरे देश का ढांचा खड़ा है। ये असल में नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है जो बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, उसकी हदें क्या होंगी और सबसे जरूरी सरकार और नागरिकों का रिश्ता कैसा होगा। ये देश का सबसे ऊंचा कानून है, मतलब सुप्रीम लॉ। अच्छा, और ये भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना? हाँ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वैसे इससे संविधान सभा ने अपनाया पहले था, 26 नवंबर 1949 को ही। और इसका एक बड़ा मकसद कानून का शासन पक्का करना है, सही कहा? मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। और देखिए, ये सरकार की ताकत को भी बांटता है। कैसे? जैसे सरकार के अलग अलग अंग है ना, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है। हाँ। तो संविधान इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को साफ साफ बताता है और इनके बीच एक चेक और बैलेंस, एक संतुलन भी बनाता है, ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। एग्जैक्टली। और हाँ, सबसे अहम, ये नागरिकों को देता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो एक तरह से उनकी सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब आते हैं भारतीय संविधान की कुछ खास बातों पर। सुनाइए, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये तो है, ये इसकी एक पहचान है। पर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाते समय दुनिया भर के कई संविधानों से प्रेरणा ली गई। अच्छा, जैसे जैसे हमारी संसदीय प्रणाली, वो हमने ब्रिटेन से ली। मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से प्रेरित है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो मतलब अच्छी चीजें जहां से मिली ले ली। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता बड़े प्रैक्टिकल थे। उन्होंने दुनिया भर के अनुभवों से सीखा। और वो जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात है, जिसे फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचा कहते हैं। हाँ, देखिए, भारत में शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी हुई हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ मामलों में, खासकर जैसे इमरजेंसी लग जाए, तो केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अच्छा, इसीलिए कई लोग इसे पूरी तरह फेडरल ना मानकर अर्ध संघीय या क्वाज़ी फेडरल कहते हैं। मतलब इसमें जरूरत के हिसाब से झुकाव बदलने की गुंजाइश है। इसमें न्यायपालिका मतलब जुडिशरी का रोल भी बहुत अहम लगता है। बहुत ज्यादा। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का गार्डियन है, संरक्षक। गार्डियन मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और एक और चीज, वोट देने का अधिकार। हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से ऊपर का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की जान है। इन सारी विशेषताओं के पीछे कोई मूल सोच, कोई फिलॉसफी भी तो होगी, जो शायद प्रस्तावना प्रियम्बल में झलकती है। बिल्कुल सही। प्रस्तावना तो जैसे संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है। वो बताती है कि हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। क्या कहती है प्रस्तावना? वो कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का वादा करती है। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़े गए थे ना? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ बदलती जरूरतों और सोच को भी अपना सकता है। चलिए मौलिक अधिकारों पर आते हैं, जिनका आपने जिक्र किया था। ये संविधान के भाग 3 में है।
ये क्या है और क्यों इन्हें जरूरी है? देखिए, ये वो बुनियादी हक हैं जो हर इंसान की गरिमा, उसके विकास और उसकी आज़ादी के लिए ज़रूरी माने गए हैं। जैसे बराबरी का हक, मतलब कानून के सामने सब बराबर। हाँ। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना धर्म मानने की आज़ादी, शोषण के खिलाफ अधिकार। और अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। पर क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है? मतलब बोलने की आज़ादी है तो क्या कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये अधिकार असीमित नहीं है। संविधान खुद ही कहता है कि इन पर उचित प्रतिबंध, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा, किस आधार पर? जैसे देश की सुरक्षा का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो, नैतिकता का सवाल हो या किसी की मानहानि न हो, तो इन आधारों पर सरकार इन अधिकारों को सीमित कर सकती है। एक संतुलन बनाना पड़ता है, आपकी आज़ादी वहीं तक जहां तक दूसरे की आज़ादी को नुकसान या पहुंचे। ठीक है, अधिकारों के अलावा संविधान में कुछ कर्तव्यों या जिम्मेदारियों की भी बात है, और वो नीति निदेशक तत्व क्या चीज है? हाँ, तो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 के बाद आता है भाग 4। इसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सरकार के लिए सिफारिशें हैं, गाइडलाइंस हैं कि जब वो नीतियां बनाए, कानून बनाए, तो किन आदर्शों का ध्यान रखें। जैसे सबके लिए समान काम के लिए समान वेतन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाए। लेकिन ये कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकते हैं ना? नहीं, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर ये देश को चलाने के लिए नैतिक दिशा दिखाते हैं। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो बाद में जोड़े गए 1976 में 42वें संशोधन से, अनुच्छेद 51A में। ये हम नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, भाईचारे को बढ़ावा देना। ये भी कोर्ट में लागू नहीं होते? सीधे तौर पर नहीं, पर ये याद दिलाते हैं कि अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ये जरूरी है। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन दस्तावेजों से हमें भारतीय संविधान की एक पूरी तस्वीर मिलती है। इसके आदर्श क्या हैं, ये कैसे काम करता है, नागरिकों को क्या अधिकार देता है, और हाँ, उनसे क्या उम्मीदें रखता है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। संविधान में संशोधन का, यानी बदलाव करने का भी प्रावधान है, अनुच्छेद 368। हाँ। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदल सकता है, विकसित हो सकता है। सही कहा। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि समाज की बदलती जरूरतें और संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उनके बीच ये संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक लगातार चलने वाली बहस है और चुनौती।